तो हमने बात कर ली थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने ख़त्म कर लिया था, है ना, कि क्लैश होने वाला था और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था। लेकिन लास्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस करा था कल, सोवियत शिप जो थे वो स्लो हो गए एंड दे टर्न्ड बैक। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं निकिता क्रुश्चेव ने बड़प्पन दिखाया। अगर वो अड़ जाता कि नहीं मैं तो नहीं करने वाला ऐसा, तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था। अच्छा, इसका नाम ना पूरा ही लिख कर आना पेपर के अंदर। ये रहा, आ गया mouse, हाँ, निकिता क्रुश्चेव। पूरा नाम यूज़ कर आ रहा है इन सारे लीडर्स का। निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी, और ऊपर था, कहाँ गया, फिदिल कैस्ट्रो। ये रहा, फिदिल कैस्ट्रो। ठीक। पूरे पूरे नाम यूज़ कर आ रहा है। ठीक है, अब कोल्ड वॉर की डेफिनेशन बनाते हैं एक बारी हम लोग। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के इंसिडेंट से क्या बनेगी कोल्ड वॉर की डेफिनेशन, यहां पर देखो। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा हाई पॉइंट था, एक ऐसा हाई पॉइंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसको हम बोल सकते हैं दैट दिस इवेंट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? कोल्ड वॉर में कुछ टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं, कोल्ड वॉर रेफर्स टू इंटेंस कंपटीशन, टेंशंस और सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन। सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, कि जैसे आप ये मान लो कि ये जो फर्स्ट कन्फ्रंटेशन थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये फर्स्ट और लास्ट कन्फ्रंटेशन थी, नहीं। और भी जगह दोनों सुपर पावर्स टकराएंगी। अगर सुपर पावर्स नहीं टकराएंगी तो जो इनके एलीज हैं, बताया था ना मैंने, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है इनको, जो इनके एलीज हैं वो टकराएंगे आपस में, वो भिड़ेंगे। तो यहाँ पर सीरीज और कन्फ्रंटेशन है। कन्फ्रंटेशन मतलब भिड़प, भिड़ना दो लोगों का आपस में। ठीक है, किसके बीच में हो रही है कन्फ्रंटेशन? एक साइड है सुपर पावर यूएसए, दूसरी है यूएसएसआर, या जिसको हम लोग सोवियत यूनियन भी कह सकते हैं। और इन कन्फ्रंटेशन को पीछे से सपोर्ट करने वाला कौन है? दे आर बैक्ड, मतलब सपोर्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलीज, जो एलीड पावर्स है ना। अब एली कैसे, कि जल्दी बताओ, यूएसएसआर और यूएसए के एलीड अलायंसेस का नाम बताओ पहले। इसकी तो एक ही अलायंस थी, क्या नाम है? वेरी गुड, इसका है नेटो, सीएटो और सेंटो। सीएटो एस है ना, और सेंटो, CENTO, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर का है। तो जो इनको ज्वाइन करेगा वो इनके एली बन गए, है ना। अच्छा, और मुझे कल की क्लास से ये भी बता दो कि आइडियोलॉजी का, दोनों की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है, किसकी आइडियोलॉजी कौन सी है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, यूएसए की, और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। मुझे ये भी बता दो, ये जो वॉर्सो पैक्ट है ये कब आया? वो नेटो था, 1955, 55। और नेटो कब आया? 1949। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ये तो सब था, ठीक है, टेंशन्स थी, कन्फ्रंटेशंस थी, और यहाँ पर सीरीज ऑफ क्या कहते हैं कंपटीशन था। लेकिन फॉर्चुनेटली कभी भी ये कोल्ड वॉर, कोल्ड इरा हॉट वॉर में एस्केलेट नहीं हो पाया कभी भी। ठीक है, यानी कि फुल स्केल वॉर दो पावर्स के बीच में कभी भी नहीं हो पाया। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में वॉर जरूर होते थे छोटे छोटे, मैंने आपको बताया था ना एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे रीजन्स में वॉर जरूर होते थे, जहां पर दो सुपर पावर्स और उनके एलीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ करते थे वॉरफेयर के अंदर। ठीक है, और रीजनल एलीज जो थे वो उनको सपोर्ट करते थे। रीजनल एलीज मतलब कैसे, यार अब यूएसएसआर मान लो, साउथ एशिया तो आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन मान लो कि यूएसए या यूएसएसआर किसी और कंट्री जाएंगे तो नहीं, लेकिन अफ्रीका में, मतलब मान लो कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जो है उसने ज्वाइन कर रखा है यूएसएसआर के कैंप को। तो ये उस रीजन में कोशिश करेगा, अफ्रीकन रीजन में या जहां पर भी साउथ अफ्रीका लोकेटेड होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मतलब मैं, ये कोशिश करेगा कि यूएसएसआर की सुप्रीमेसी उस रीजन में रहे, आसपास की कंट्रीज भी यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करें। जो यूएसए के एलीज हैं उनको मैं लड़ के उनके साथ, उनको झुकाकर, उनको
क्या कहते हैं, एक वॉर में हरा दूं, एक फाइट में, एक बैटल में हरा दूं, और ये दिखा दूं कि हमारी आइडियोलॉजी और हमारा ग्रुप जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखो ये लिखा हुआ ना, देयर वर वॉर्स इन वेरियस रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में वॉर होते थे। दो पावर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली और उनके एलीज इन वॉरफेयर में इन्वॉल्व होते थे। मैंने जैसा कि बताया, पूरे दुनिया के अंदर जो इनके एलीज हैं, वहां पर उस कंट्री के अंदर तो यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्टली बीइंग अ सुपर पावर तो जाएंगे नहीं। मानते हो ना इस बात को? है ना? अगर छोटी सी कंट्री, मतलब मान लो नेपाल जैसी कंट्री को, भूटान जैसी कंट्री को कोई दिक्कत आ गई और उसने यूएसएसआर या यूएसए का कैंप ज्वाइन कर रखा है, नेपाल ने यूएसए का कैंप ज्वाइन कर रखा है मान लो, और भूटान ने यूएसएसआर का, तो कुछ भी छोटी सी बात हो गई तो क्या पूरी यूएसएसआर की मिलिट्री या फिर फोर्सेस चली आएगी सिर्फ भूटान के लिए? ऐसा तो नहीं होगा ना। सिर्फ वो फैसिलिटीज भिजवा देंगे, जैसे क्यूबा में इन लोगों ने भिजवाया था, याद है ना, मिसाइल वगैरह। तो ये इन्वॉल्व थे वॉरफेयर के अंदर, और यहाँ पर रीजनल एलीज इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन एटलीस्ट वो ये कह रहा है कि ये सब होने के बावजूद भी एटलीस्ट दुनिया के अंदर एक नया विश्व युद्ध देखने को नहीं मिला। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? कैसे भी कर कर वो ये कह रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से बच गया। ठीक है, ये सब कुछ हुआ, कन्फ्रंटेशंस हुई, सब कुछ हमें देखने को मिला, लेकिन कैसे भी करके थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सका। वर्ल्ड बच गया इस चीज़ से, एक नया थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने से। क्योंकि आप जानते हो कि हाई पॉइंट तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का यही था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाई पॉइंट थर्ड वर्ल्ड वॉर का था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर वो नहीं लेता शिप्स टर्न बैक करके जॉन एफ कैनेडी की बात के बावजूद, तो ये फुल वॉर में एस्केलेट हो सकता था। ठीक है, अब कोल्ड वॉर के नेचर को समझते हैं एक बार कि कोल्ड वॉर का नेचर क्या था। हाउ वॉज द व्हाट वाज द नेचर ऑफ द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज। यहाँ पर सिर्फ पावर राइवलरीज की बात नहीं है। हमें देखने में लगेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू की क्लासेस में बताया था, कि यहाँ पर यूएसए कोशिश करेगा कि कैसे भी करके वो यूएसएसआर को नीचा दिखा सके, यूएसएसआर को नीचा दिखा सके, और सिमिलरली यूएसएसआर भी यही कोशिश करेगा कि वर्ल्ड में ये इनमें से ये लोग अपनी किस तरीके से सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश कर सकें। ये एक एंगल है कोल्ड वॉर का, लेकिन दिस इज नॉट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्योंकि सिंपली इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज के पावरफुल कौन है, ये एक एंगल है, लेकिन ये कंप्लीट एंगल नहीं है इसका। ये सिर्फ मिलिट्री अलायंसेस के बारे में नहीं है कि नेटो, सीएटो, सेंटो और वॉर्सो पैट। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पावर के बारे में भी है कि वर्ल्ड में पावर ना किसकी तरफ बैलेंस है, किसकी तरफ ओरिएंटेड है। क्या यूएसए की आइडियोलॉजी और इसकी पावर की तरफ ज़्यादा कंट्रीज ओरिएंटेड हैं, या फिर इसकी तरफ, या फिर इसकी तरफ ओरिएंट ना होकर वर्ल्ड का जो बैलेंस है वो यूएसएसआर की तरफ ओरिएंट है, या फिर दोनों के पास एलीज का इक्वल सपोर्ट है, तो वर्ल्ड में एक तरीके से परफेक्ट बैलेंस है दोनों कंट्रीज के, दोनों सुपर पावर्स के अंदर। और मैंने क्या बताया था कशिश आपको, ज़रा मुझे बताओ, जब ये दो सुपर पावर्स वर्ल्ड के अंदर थी तो उस टाइम पर दुनिया को, वर्ल्ड को क्या बोला जाता था? वर्ल्ड कैसा है? शाबाश, वर्ल्ड, वर्ल्ड है बायपोलर, है ना? तो यहाँ पर आप इसको कहोगे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वर्ल्ड विटनेस बायपोलैरिटी, या बायपोलर वर्ल्ड था। ठीक है, यहाँ पर और क्या क्या कन्फ्रंटेशन, मतलब दिक्कतें थी कोल्ड वॉर में, एक तो हमने डिस्कस करा, अगर मैं सारी टर्म्स मार्क कर दूं, पावर राइवलरीज, मिलिट्री अलायंसेस, बैलेंस ऑफ पावर। यहाँ पर रियल आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था। आप बता दो मुझे, आ गई ना, देखो वो वाली लाइन, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कैसे था कोल्ड वॉर में? कैसे? यूएसए की आइडियोलॉजी क्या? हम्म, सोच समझ के मैडम, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। हाँ ठीक है, और यूएसएसआर की? ठीक है, हाँ, रियल आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एज वेल, और डिफरेंस ओवर द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ, और इन्हीं सारे डिफरेंसेस की वजह से, और जो ये एक बात याद रखना, जो ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था ना दोनों सुपर पावर्स के बीच में, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर्सेस सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इसी तरीके से ये कोशिश करते थे पूरी दुनिया में जो जो इनके एलीज हैं, इन एलीज की कंट्रीज में जिस तरीके से गवर्नेंस सिस्टम है, वहां पर जिस तरीके का रूल है, उन कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अपनी आइडियोलॉजी के भरोसे ये अपनी कंट्रीज में तो डेफिनेटली, और इनके एलीज की कंट्रीज में ये कोशिश करते थे कि पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। जैसे एक मुझे बात बताओ, अगर जब हम देखेंगे इसको, मैं आपको बताऊंगा कि इस बायपोलैरिटी में से जीता कौन। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें पता लगेगा यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, और एक कंट्री
बन जाएगी विनर, और तब वर्ल्ड क्या बन जाएगा, बाइपोलर से जब एक कंट्री विनर बन जाएगी यूनिपोलर बन जाएगा। तो हम देखेंगे चाहे यूनिपोलर चलो बाद में बनेगा, लेकिन बाइपोलर के टाइम पर भी जब जब एक पर्टिकुलर ग्रुप के, मान लेते हैं यूएसए के ग्रुप के जो एलीज हैं, पाकिस्तान है, इसके अंदर फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, मान लो ऐसी कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, कुछ की क्या कहते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी हैं इसके अंदर, ग्रुप के अंदर शामिल। तो यूएसए उनसे दोस्ती तभी करेगा ना जब वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपनाएं, इकोनॉमिक लाइफ कैसी अपनाएं, देयर शुड बी अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशल लाइफ कैसी, डेमोक्रेसी के अंदर कैसी बातें होती हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सॉवरेनिटी, है ना, फंडामेंटल राइट्स गिवन हो। लेकिन वहीं पर यूएसएसआर कौन सी कंट्रीज को अपनी एली बनाएगा, जो कि एग्री करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सरकार के हाथ में होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। इवन कहीं सारी जगह पर प्राइवेट लाइफ सिटीजन की रिस्ट्रिक्ट होकर सरकार डिसीजन ले, जिसको हम लोग कहते हैं क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, या जिसके लिए टर्म यूज होता है कम्युनिज्म, ठीक है। तो आप बात समझ गए ना, क्या ये क्या बोलना चाह रहा है कि रियल लड़ाई आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट की ही थी, क्योंकि जैसी आइडियोलॉजी को ये दोनों फॉलो करते थे अपनी अपनी कंट्रीज में, जैसे यूएसएसआर फॉलो किसे कर रहा है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को, यूएसए किसे फॉलो कर रहा है, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को। तो इसी तरीके से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इनके एलीज बनते चलेंगे, ये अपने एलीज मतलब समझ रहे हो ना, कंट्रीज की पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ को अपनी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर यूएसए का कोई एली है तो उसकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ होगी डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, अगर यूएसएसआर का कोई एली है तो उसकी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ होगी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म यूएसए और सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म यूएसएसआर। यहाँ पर प्राइवेट लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कैपिटलिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट, एवरीथिंग शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट इज द बेस्ट डिसीजन मेकर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दीज थ्री क्वेश्चंस ऑफ द इकोनॉमी कैन बी टैकल्ड एंड टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली। और कम्युनिज्म मतलब क्या, कभी कभार प्राइवेट लाइफ के अंदर जैसे राइट टू रिलीजन की कोई फ्रीडम नहीं होना कि वही रिलीजन आप फॉलो करोगे जो कि स्टेट का रिलीजन है, स्टेट का रिलीजन जो है वही सबका रिलीजन होगा। याद है वो प्लेटो वाली बात है ना, कि स्टेट रिलीजन मतलब क्या करते हैं ना। तो ये ऐसी फॉर्म ऑफ लाइफ देखो बेकार होती है कि अच्छी होती है, इस डिबेट में अभी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर बेकार थी भी, लेकिन कुछ कंट्रीज तो एली बने ही ना यूएसएसआर के, फिर भी बताओ। और यूएसएसआर खुद 15 कंट्रीज का एक खुद ग्रुप था, मैंने बोला था ना ये कंट्री नहीं थी, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन था एक 15 कंट्रीज का, है ना। तो हम देखेंगे आगे चलकर कौन जीतता है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, किसकी आइडियोलॉजी उसको जितवाएगी, यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट करवाएगी, और किसकी आइडियोलॉजी उसको फेल करवा देगी, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, दो अलायंसेस थे यहाँ पर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं ना कशिश, पहली क्लास से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये अलायंसेस अलायंसेस अलायंसेस, एक मिनट, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से अलायंसेस अलायंसेस इतने सारे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको अलायंस जो देखने को मिलता है, डैट इज, ये तो अलायंसेस के नाम है जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि यूएसए के अलायंस का नाम ये है, यूएसएसआर के अलायंस का नाम वो है। यहाँ पर अगर हम लोग परफेक्ट तरीके से बात करें तो हमें देखने को मिलेगा यूएसए का जो अलायंस है ना, उसको आज से आप बोलोगे वेस्टर्न अलायंस, या क्योंकि एक नहीं था तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ वेस्टर्न अलायंसेस। अब इसमें तीन नाम ले दो वो जल्दी फटाफट मुझे। पहला कौन, नेटो। दूसरा साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CENTO, सेंटो, ठीक है। दूसरी तरफ जो अलायंस है उसको आप कहोगे ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस। और यहाँ पर सिर्फ एक ही आपको देखने को मिलेगा, हाँ ईस्टर्न अलायंस में कौन, मतलब जो जिसकी बैकिंग है यूएसएसआर की, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, डेट इज वॉर्सो पैक्ट ऑफ 1955। इसको भूलना बाद मैंने काफ़ी बार रिवीजन करवा दिया, इसकी ये क्वेश्चन बनते हैं, ये आते हैं, इन दोनों की डेट्स के क्वेश्चन आते हैं।
तो आप इसको एक और टर्म से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वेस्टर्न अलायंस है ना, तो आप यूएसए और इसके एलीज को आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट दिस वाज रिगार्डेड एज द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड दिस वाज रिगार्डेड एज द ईस्टर्न वर्ल्ड। याद है जब हमने पीएसआईआर शुरू करा था तो शुरू में आपको मैंने वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने आपको बताया था जो यूएसए के कैंप से इत्तेफाक रखते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, और जिन्होंने यूएसए के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा था वो ईस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें आज के टाइम में रशिया, चाइना और ये सब आते हैं ना, याद है? यहीं से वो डेफिनेशन मतलब ग्रो हुई है, बर्थ लिया है उसने, ठीक है। और जान जाओगे, डोंट वरी, आगे देखते हैं। ये देखो, इसको मैं एक बारी मिटा देता हूँ। अब देखो, अब आपको आराम से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। ये देखो, वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस को जो हेड कर रहा था वो सुपर पावर हेड कर रही थी यूएसए, और वेस्टर्न अलायंस को जो पावर हेड कर रही थी यूएसए, उसको रिप्रेजेंट करा जाता था कि उसकी जो आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के बेसिस पर, कि उसकी जो आइडियोलॉजी है इट टॉक्स अबाउट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। आ गया? क्लियर हो गया जो हम अभी तक पढ़ते, कल से पढ़ रहे हैं? वेयर एज दूसरी तरफ ईस्टर्न अलायंस, जिसको हेड कर रहा था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन हम लोग बोले, इट वॉज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। हो गया क्लियर? और आप तो ऑलरेडी जानते ही हो, 2 दिन से मैंने तो आपको ऑलरेडी लर्न करवा ही दिया था ये वाला फैक्ट, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये मुझे बता दो, ये हमने खत्म कर लिया, ये पूरा समझ में आया आपको, पूरा आराम से? ठीक है, आप एक काम करो, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बता दो, मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको क्या लिखवाया था? मैंने शायद से फुल फॉर्म लिखवाई थी, है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन लिख लो। बोलूं? बैटल, बैटल ऑफ आयोजिमा, बैटल ऑफ आयोजिमा, ये याद है ना, ये लिखा हुआ है, ये रहा। बैटल ऑफ आयोजिमा was fought between dash and dash. Battle of Iwo Jima was fought between dash and dash and won by, वन बाय, मतलब जीता कौन उसको, वन, वन बाय डैश, ऐसा करके बना देना इसको, क्वेश्चन को, समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखो। बैटल, बैटल ऑफ बर्लिन, बैटल ऑफ बर्लिन was fought between dash and dash, was fought between dash and dash and won by dash। सेम मतलब वही क्वेश्चन, मतलब एक तरफ हमें वो लिखना है यूएसए और एक तरफ यूएसए। बैटल ऑफ बर्लिन वॉज फॉट बिटवीन डैश एंड डैश एंड वन बाय डैश, ठीक है? लिख लिया? आगे लिखो। एक्सप्लेन हाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक्सप्लेन हाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक्सप्लेन हाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस was the high point of third world war, was the high point of third world war। ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको या तो 4 मार्कर में या 6 मार्कर में आएगा, ठीक है? बोर्ड में आए चाहे मिड टर्म्स में आए, मतलब ये आएगा, ठीक है? 4 या 6 मार्कर में आता है। हाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगला क्वेश्चन लिखो। नेम द 3 कंट्रीज एंड देयर लीडर्स इन्वॉल्व इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नेम द 3 कंट्रीज एंड देयर लीडर्स इन्वॉल्व इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।
लिख लिया? तो इसको, इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, नेम द थ्री कंट्री? जैसे अब मतलब मान लो आप नंबर वन क्यूबा लिख रहे हो, तो उसके आगे फिदेल कैस्ट्रो का नाम लिख दिया आपने कोलन डालकर, है ना? अगर आप यहाँ पर यूएसएसआर लिख रहे हो, तो उसके आगे आपने निकिता क्रुश्चेव लिख दिया, ऐसे करके, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है, देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं काफी ज्यादा। इन विच ईयर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज फॉट? इन विच ईयर, या ऐसे करके भी आ सकता है, व्हेन डिड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस, या फिर आप सिंपली लिख लो इन विच ईयर क्यूबन मिसाइल मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस, या फॉट। लड़ा तो कहीं नहीं था, टुक प्लेस करके लिख लो। तो इसका क्या है ना? देखो इसके दो आंसर बन सकते हैं, आपको अगर ऑप्शंस आए तो आप वैसे देख लेना, अप्रैल 1961, और कई टीचर इसको 1962 मानते हैं। दोनों चीज़ें ठीक होती है, लेकिन क्योंकि शुरुआत अप्रैल 1961 से होती है, शुरू तो यहीं से हो गया था ना क्राइसिस, तो अप्रैल 1961 आप ऐसा मान लो कि 95% टाइम्स इसका आंसर ये होता है, 5% टाइम्स इसका आंसर 1962 होता है, ऐसा मान लो। समझ रहे हो ना आप? कुछ कुछ डिस्प्यूट वाली चीज़ें हो जाती है ना, तो ये थोड़ा सा वैसा है। लेकिन इसका आंसर रियल में आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अप्रैल 1961 इज द आंसर। ठीक है, ओके। इसमें फिर और क्या रह गया? हाँ, फिर लिखो आप, डिफाइन द टर्म कोल्ड वॉर। फुल स्टॉप, डिफाइन द टर्म कोल्ड वॉर, फुल स्टॉप डाल के कंटिन्यू करके लिखना इसमें, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हॉट वॉर? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हॉट वॉर? ठीक है, अगला पॉइंट, कोल्ड वॉर, क्वेश्चन है अगला, ठीक है। कोल्ड वॉर was actually was actually accompanied by, यहां पर देख लो, कोल्ड वॉर was actually accompanied by real ideological conflict. Explain. Cold War was actually accompanied by, Cold War was actually accompanied by real ideological conflict. Explain. ठीक है, तो ये जो यहाँ तक आएगा ना रियल आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, फिर इसके बाद आप पूरा लिखोगे, ये आइडियोलॉजी वाली बात ही थी, अलायंसेस बने थे। एक जो ग्रुप था, इट वाज कमिटेड टू, यहाँ पर जो यूएसए को रिप्रेजेंट करता था, डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, और दूसरा सोवियत यूनियन का ग्रुप, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है, या पूरा लिखोगे। अच्छा, एक बात और, मैंने जो आपको ऊपर वो लिखवाया ना कि डिफाइन कोल्ड वॉर, है ना, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द हॉट वॉर, तो आप ये याद रखना कि इसका आंसर ना यहाँ से यहाँ तक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से आप स्टार्ट करोगे, कोल्ड वॉर तक आते रहोगे, और यहाँ तक आप ग्लोबल वॉर तक इसका आंसर लिखोगे। ये पूरा पैराग्राफ मतलब, ठीक है, याद रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लो, द अलायंस headed by USA was known as dash. The alliance headed by USA, the alliance headed by USA was known as dash. और कंटिन्यू करो, एंड द अलायंस headed by USSR was known as dash. तो क्या होगा इसका आंसर? यूएसए के अलायंस को क्या बोलते थे, और उसको ईस्टर्न अलायंस। ठीक है,